चलिए बहुत बढ़िया। कहाँ है लास्ट? तो उमर को डाउट हो तो पूछ तो लो। कोई डाउट ही नहीं है। हाँ, CB3 का पांचवा निकाल रहे। CB3 का पांचवा अभी मैंने आज ELB डाली है कि टेलीग्राम पे, उसका प्रिंट निकाल के उसमें 21 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन कर लेना चाहिए। फिर वो एफ बाई क्यू वाला है क्या? हाँ, ये भी दिए नहीं ना, बाकी तो हो गए। और ये एक्सरसाइज 1 में जो दिए थे, एक्सरसाइज 2 में जो दिए थे, C4 का पहला पहला बहुत बड़े सवाल है वो, जेड एक्सिस वाला नहीं हुआ। अरे 2 रिंग है ये। कितनी रिंग है? 2 रिंग। एक का रिंग का कितना है? Q, और एक का -रूट। अब कहीं पर भी जो पॉइंट होगा इसकी वजह से कहां होगी? इधर। और इसकी वजह से कहां होगी? इधर। अरे इस वाले की वजह से कहां पर होगी? बाहर। और इस वाले माइनस की वजह से कहां होगी? अंदर। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है? निकाल के जोड़ देना, मतलब घटाएंगे। अरे बोलो। और फॉर्मूला क्या होता है रिंग का एक्सियल पॉइंट पर? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 किसी भी एक्सियल पॉइंट पर। याद है कि नहीं है? उसके बाद किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा मैक्सिमम आता है इसमें? R/√2। ई मैक्स बाई 2 कितनी बार आता है? 4 बार। लिखा दिए थे ये पॉइंट, बोलिए। और क्या बताया था इसमें? ग्राफ बनाई दिया था, और यहीं तक ही था। अच्छा, किसी आर्क का सेंटर पर 2k लैम्डा बाय r साइन अल्फा बाय 2 नहीं बताइए। एक्सरसाइज होगा 32 2 का। 2 point charges q and -3q are placed certain distance apart. If the electric field at the location of q be E, then that of location of -3q will be 2 point charges q and -3q are placed certain distance apart. If the electric field at location of, ठीक है, ये कितना बढ़िया है क्वेश्चन है। ये q है और ये माइनस का 3q है, इनके बीच की दूरी कुछ भी है। जब यहां पर फील्ड निकालेंगे तो यहां पर फील्ड इसका आएगा कि इसका आएगा? इसका आएगा। तो वो कह रहा है कि इस लोकेशन पर, भाड़ में गया 4 से, इस लोकेशन पर जो फील्ड है वो किसका है? इसका। और उसे क्या नाम दिया है? ई। तो बताइए इस लोकेशन पर जो फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी? तो पहले बताइए यहां पे क्यों खाली करो, ये एक लोकेशन है, कोई भी इस लोकेशन पर फील्ड की वैल्यू कितनी होती है इसकी वजह से? माले दूरी आ रहे हैं, कितनी होती? माइनस थोड़ी लगाते, क्या होता? 3k/r²। और उसकी वैल्यू क्वेश्चन ने क्या दे रखी है? ई। हाँ, इसका नहीं लेते ना, जिस जगह पर निकालते हैं वहां पर उसका खुद का फील्ड नहीं लेते। अच्छा, यहां पर लेते तो अब इसका आएगा किसका? क्यू का। क्या होगा वैल्यू? k/r। तो k/r² की वैल्यू क्या हो गई? E/3। आगे चलो, बहुत बढ़िया। लो लिखो क्वेश्चन। रिंग में देखिए, मैं आपको एक और खास बात बताता हूं कि रिंग जब भी ऐसा होना है यार कि फोर्स में या इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर क्या आ रहा हो? x की पावर 1,
उन सब सवालों में क्वेश्चन हमसे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, वो है ऑसिलेशन है या एसएचएम है। मतलब ऐसे ही क्वेश्चनों में वो जिक्र किसका करता है, टाइम पीरियड का। किसका, टाइम पीरियड का। तो एक क्वेश्चन लिखो, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज 2 में इसलिए करवा रहा हूं। एक्सरसाइज 2 में लगभग 44 क्वेश्चन है, उसमें से लगभग 35 क्वेश्चन जेई मेंस के हैं। ठीक, लिखिए माइनस क्यू कॉमा एम, माइनस क्यू एक चार्ज है और एम उसका मास है। माइनस क्यू कॉमा एम इज रिलीज्ड फ्रॉम द गिवन पोजीशन। minus q comma m is released from the given position. अच्छा, एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, मेरे को बहुत फेमस लगता है क्योंकि पेपर आ रहे हैं तो बस बता रहा हूं। ये मैं जब वहीं से पूछता हूं हर क्लास में, मतलब हर पेपर में कभी भी मैं कराता हूं। जब मान लो पॉजिटिव चार्ज है, रिंग है, ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, लेमडा, 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 वो एक ही बात है, लेमडा, ये खाली है। कितना फील्ड आएगा सेंटर पे, तो तिकड़म लगाओ, बुद्धि लगाओ। अब तो सर खाली है ना, नहीं पहले क्या करो, खाली वाले के लिए जुगाड़ क्या है, लैम्डा और माइनस लैम्डा ले लो। अब लैम्डा तो सेटिंग करके 0 बना लेगा। नहीं आया तो सर जी सवाल तो वही हो गया कि एक क्वार्टर बचाओ कितने का, माइनस लैम्डा का। बोलो, तो माइनस क्यू कॉमा एम इज रिलीज्ड from the given position. Then find out number 1 net force on the charge, net force on the charge, and second लिखो second point, second question इसका, if x is less than r, ये लिख रहा बोर्ड पे, then time period of SHM, ये क्वेश्चन है। और गिवन पोजीशन ये वाली है, रिंग दे रखी है क्यू चार्ज की, इससे x दूरी पर ये रखा हुआ था माइनस क्यू चार्ज, ये गिवन पोजीशन है। अब देखो, इस जगह पर अगर फोर्स निकालना है, फोर्स तो हम जानते कैसे हो जाएगा, फोर्स क्या होगा, Q इंटू ई, क्यू ये वाला, माइनस का मतलब केवल क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन, कि फोर्स कहां लगेगा, इधर लगेगा। बोलो, अब ई किसका होगा, ई किसका होगा, रिंग का। तो फोर्स तो कितना आ जाएगा पता, Q, और रिंग का यहां पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, K कैपिटल Q, कैपिटल Q x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहां तक कोई दिक्कत, तो फोर्स को थोड़ा सेट कर दो, फोर्स क्या आ गया, K Q Q x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये पहले पार्ट का आंसर आएगा। अब इसमें अगर आप लोगों ने, जिन्होंने मुझसे एसएचएम पढ़ा है, आपको पता है कि एसएचएम में हमने पढ़ा था कि अगर फोर्स
प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर क्या हो 1, तो वो जो बनता है वो क्या बनता है एस एच एम। और प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो क्या आता है एक कांस्टेंट, और इस के हिसाब से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं 2 पाई अंडर रूट m/k। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको एसएम की जिक्र हो तो आप उसी वाली 3 चीज करनी है। पहले चेक करना कि फोर्स एक्स के अपोजिट है क्या, फिर जो भी प्रोपोर्शनलिटी होगी उसे क्या मान लो एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट लिखा होगा वो कौन होगा के, कौन होगा, और फिर एफ बराबर टी बराबर 2 पाई अंडर रूट m/k। अब पहले इसको ध्यान से देखें। अच्छा माइनस तो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ही, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से इधर है और फोर्स कहाँ है इधर, तो वैसे भी लगाओ तो क्या लगा सकते हो माइनस। पर ये एक्स की पावर एक ही है क्या, नहीं, अबे नीचे भी तो एक्स है। क्या ऊपर एक्स है, कितनी पावर, लेकिन टोटल पावर वन है क्या, ऊपर भी है और नीचे भी। तो इसे अभी तो मैं ये नहीं कह सकता कि क्या है एसएच है, अभी तो ये क्या है जनरल ऑसिलेशन। एसएचएम में ऑसिलेशन फर्क क्या होता है कि अगर फोर्स की पावर माइनस एक्स की पावर कोई भी ऑड हो, 1 3 5 7 9 ऑड ही होनी चाहिए, लेकिन अगर 1 होती है तो क्या बनता है एसएचएम। कुछ नया को नहीं पता होगा, मान लीजिए माइनस का 5 बचता, तो ये है तो क्या ऑसिलेशन। मतलब अगर इसमें ये नहीं कह सकते कि क्या एक यूनिफॉर्म, मतलब सॉरी एक एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता। अभी क्या हो रहा होगा सोचो, बहुत दूर से आता तो माइनस क्यू कहां लाता, इसको खींचता इधर जाता, जैसे इस पॉइंट को क्रॉस करता अब क्यू का खींचता इधर, तो ये बहुत बड़ा बड़ा से क्या कर रहा होता ऑसिलेशन। लेकिन जिक्र क्या किया क्वेश्चन ने, एक्स वेरी लेस देन आर, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके देखो, अगर एक्स बहुत छोटा है आर से तो एक्स स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली 0, तो ये फोर्स क्या बन जाएगा, माइनस लगा दो चाहे, के क्यू क्यू एक्स अपॉन आर क्यू। नहीं आया। अब क्या जरा ध्यान से देखना, इसमें फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर 1, तो ये निश्चित क्या है एस एच है। और इसमें के कौन बनेगा, के जो एक्स के साथ, ये पूरा क्या बनेगा के, कौन सा के बोल रहा हूं मैं, ये के ऑफ एस एच एम बोल दो, ये वाला के नहीं, वो के ऑफ एस एच एम। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता, 2 पाई अंडर रूट m/k ऑफ एस एच एम। तो क्या बन जाता 2 पाई m अपॉन k ऑफ एस एम, ये रहा के क्यू क्यू आर क्यूब का अंडर, दिस इज द आंसर। तो इसमें एस एच एम घुसेड़ दिया और कुछ नहीं, मुश्किल है। तो पहले तो ये फर्स्ट पार्ट लिखना, उसके बाद व्हाइट में जो लिखा है वो सेकंड पार्ट में लिखना। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो अगर लाइन चार्ज के लिए निकालना हो तो वो तो वही बात होगी जो न्यूट्रल पॉइंट की है। नहीं समझा, मैंने लिखाई की बात। भाई जैसे मैं बोलूँ आपसे, सुनना मेरी बात, ये बच्चा मुझसे अगर पूछने आ गया -5 कूलम इसका 6 कूलम, बताओ ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब न्यूट्रल पॉइंट ही होगा। तो लाइक चार्ज से कहाँ मिलता है, कहीं बीच में। अरे जहां फोर्स जीरो होगा वहां क्या जीरो हुआ होगा, फील्ड ही तो जीरो होगा।
आज से 2 फिजिक्स शुरू हो जाएंगी, हो चुकी हैं। ऑप्टिक्स स्टार्ट हुआ होगा, 10वीं में पढ़ा होगा ना ऑप्टिक्स, और भी आसान चैप्टर है। लिख लिया? चले, लिखने में तेजी रखो। चलिए नेक्स्ट। हाँ बोल, अब कितनी बार लिखेगा? तीसरा मतलब वैल्यूज, वो हेडिंग नंबर तीसरी हो गई। पहला क्या था? आर्क, दूसरा रिंग, पहला, दूसरा, दूसरा, एक और रिंग का कराता हूं, मुझे याद आया। लो क्वेश्चन एक और, ये एनसीईआरटी का सॉल्व्ड क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं अभी, बढ़िया क्वेश्चन लगता है ये भी। क्वेश्चन क्या है सुनना, एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, इसका कितना है? क्यू चार्ज है, और इसकी रेडियस कितनी है? आर। अच्छा, अगर मैं बोलता इसकी वजह से सेंटर पे फील्ड कितना? जीरो। अब सेंटर पे जीरो, क्वेश्चन ये नहीं था, लेकिन ये तो पता ही है कितना है, जीरो। सवाल कह रहा है अ स्मॉल एलिमेंट, अ स्मॉल एलिमेंट डीएल इज रिमूव्ड। डीएल मतलब बहुत बड़ा हो गया। देन फाइंड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। मतलब समझ रहा है सवाल क्या कर रहा है, कि मैंने इतना हिस्सा मान लीजिए क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और मान लो ये रिमूव करा इतना पार्ट, इस पार्ट की लेंथ कितनी रही है? डीएल। ये उड़ा लिया है से, रिमूव्ड। तो बताना है क्या, अच्छा फील्ड जीरो होगा क्योंकि यहां तो है ही नहीं अभी टुकड़ा, तो इसकी वजह से सेंटर पे फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर लिखो। हाँ सेंटर ही लिखा है। अब कैसे करें? एक तरीका तो जो इसने बोला वही कि ये खाली मामला है, तो इतना टुकड़ा प्लस में लिया, इतना माइनस, प्लस वाला तो खत्म, और माइनस वाले की वजह से कहाँ आएगा? ऊपर। बिल्कुल परफेक्ट। दूसरा ऐसे समझ, मैं इसको ऐसे वो सोच रहा हूं कि ऐसे सेगमेंट तो बहुत सारे रहे होंगे भाई, ऐसे समझो हो क्या रहा होगा, नेट जीरो क्यों हो रही होगी? तो मैं ऐसे बोलता हूँ नेट जीरो इसलिए हो रही होगी सर, क्योंकि ये मान लो ये टुकड़ा है, इस टुकड़े का प्लस है ये इसका फील्ड कहां होगा? बाहर। तो इसके जस्ट अपोजिट कोई टुकड़ा था, उसकी वजह से कहां थी? इधर, वो खा रहा था इसे। मतलब अब तक जब ये पूरा की पूरा रिंग एग्जिस्ट कर रहा था, तो हर एक टुकड़े के पीछे एक और टुकड़ा था जो उसके फील्ड को खा रहा था। अभी नेट जीरो था, उसका कारण क्या रहा होगा कि मान लो ये 1 नंबर का था, तो इसके पीछे कोई 4 नंबर रहा होगा जो इसे काट रहा था। तो अगर ये इतना हिस्सा उड़ा दिया, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसके पीछे जो ये वाला हिस्सा रहा होगा, इसका फील्ड ही बच गया होगा, और वो कहां लगाएगा? ऊपर। तो लॉजिकली बात तो सेम आ गई ना? पक्का? हाँ वो तो वही बात है, अगर तू वो लेके आता प्लस और माइनस, तो प्लस वाला तो साफ, क्या बचता? कहां लेता? ऊपर। और अगर मैं बोलूं कि ये वाला मैंने हटाया, तो इसके जस्ट पीछे वाला जो रहा होगा उसका फील्ड बच गया। अब वो चार्ज कैसा है, कहां देगा? बीच में। इसका मतलब तुम्हें समझ में जो मैं बोलता हूं वो आता तो है।
मैं आपको बताऊं सॉल्व है, लेकिन आप किसी से करवा के देखना, होश ही नहीं है। ये पता है सवाल करना बहुतों को आता है, समझाना और क्यों किया वो बहुत कम लोगों को आता है। और तुम समझते हो इसलिए मैं समझा रहा हूं। मैं जब कॉनकर में पढ़ाता हूं तो उनको एक तरीके से कराने में मेरे तोते उड़ जाते हैं। कारण क्या है कि फिजिक्स जो है ना वो एक सिस्टम से चलती है। खैर, अब क्या करें सर, वापस समझा दूं। ये वाला हिस्से को अगर हटाया तो इसके जस्ट जो पीछे हिस्सा रहा होगा इसे कोई काटने वाला ही नहीं रहा। इसका मतलब इसका नेट फील्ड बचेगा। तो अब इसका नेट फील्ड कैसे निकालें, ये एक टुकड़ा ही तो हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि इस ग्रीन वाले को निकाल लूं मैं। बस ये लेंथ कितनी है, बहुत बड़ी है क्या, कि डीएल है, डी है। इसमें जो चार्ज रहा होगा उसका नाम दे दूं डी क्यू। इसकी वजह से सेंटर पे क्या निकाल दूं, फील्ड कितना होता, के सॉरी के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। सर आपने वो वाला क्यों नहीं लगाया, वो 2 k λ/r, क्योंकि इसका कोई एंगल नहीं, अरे बहुत छोटा है ना, तो ये एंगल लगभग क्या है, डी थीटा। एंगल बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है, तो कैसे करूँ अब, कि डी डी क्यू गायब करना पड़ेगा। मेरे पास तो टोटल चार्ज है, डी क्यू कैसे निकालो, निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड से। या तो सोचो काटे हुआ कि लैम्डा, और पूरे की लैम्डा दोनों क्या कर दो से, तो लैम्डा ऑफ काटा हुआ बराबर लैम्डा ऑफ पूरे का। अरे दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम ही तो आएगा। काटे हुए का लैम्डा कितना होगा, डी क्यू बाय डी एल, और पूरे का क्यू अपॉन 2πr। तो यहां से डी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, क्यू अपॉन 2πr इंटू डी एल। इस वैल्यू को यहां पुट कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगा, के क्यू डी एल अपॉन 2πr क्यू। नहीं आया, ये क्या किया मैंने, ये यूनिटरी मेथड से निकाल लें। 2πr लेंथ में कितना चार्ज, क्यू, तो एक लेंथ में क्यू बाय 2πr, तो डीएल लेंथ में इंटू डीएल, तो यही तो लिखा हुआ है। एक के बहुत सारे तरीके आते हैं, जो तुमको समझ में आ जाए वो ले लो। दोबारा बता दूं, क्या ये एंगल बहुत बड़ा है, क्या ये तो मैंने बहुत जूम करके दिखाया है, एक्चुअली तो ये यूं है, ये इतना सा, बस इतना सा, बिल्कुल छोटा सा तो काटा। डीएल का मतलब क्या है, बहुत छोटा, तभी तो हम आर्क का फॉर्मूला नहीं लगा रहे। ये एक तरीके से क्या है, एक पॉइंट चार्ज, इसका पॉइंट चार्ज का कितना होता, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अरे बच्चे को ये दो डाउट आते हैं, एक तो तुम्हारा क्लियर हो गया, दूसरा टू के लेमडा बाई आर क्यों होता है, बट ढोंचू 2 k λ/r एक बड़े चार्ज का था, ये जो नन्ना सा चार्ज था उसका तो जब डेरिवेशन किया है तो याद कर, उसमें नन्ने से का तो वहां भी क्या लिखा था, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये जो चार्ज है तो बहुत छोटा है, बस छोटे चार्ज के इंटीग्रेशन से वो आता है। लिखना भी है भाई, ये नींद आ रही है। सुबह वाले सोचते हैं कि शाम को आएंगे तो नींद पूरी हो जाएगी, अच्छा पढ़ लूंगा। शाम वाला सोच रहे हैं कि काश मुझे सुबह बुला लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरे की थाली में हमेशा घी लगता है, लगता है उसका जीवन सबसे आसान रहा होगा। ओशीर भद्र का एक शेर भी तो है, ये फूल क्या मुझे कोई विरासत में मिले हैं,
ये फूल क्या मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि किसी की जिंदगी अभी ऐश में कट रही है, तो ये फूल भरा, क्या बोला मैंने अभी, वो मुझे विरासत में नहीं मिला, ये फूल भरा, फूल भरा गुलदस्ता, जो जिंदगी अभी फूल भरी है, ये फूल भरी जो जिंदगी है, वो विरासत में नहीं मिली। विरासत मतलब जानते हो, कोई मुझे एक टेकन अवे नहीं हुई कि ये वही एंसेस्टर से मुझे मिली हो, खानदानी नहीं मिली है कि हाँ ये आपकी है। आपने वो मेरे उसके पीछे का जो कांटों का बिस्तर है, मतलब जो मेरी स्लीपनेस नाइट्स हैं, जो एफर्ट्स है, वो नहीं देखा। समझ में आई बात? मैं मतलब कोई भी जिसके लिए आप सोच रहे हैं कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। कई बार हमें लगता है ना यार ये एक्टर की जिंदगी क्या बढ़िया है, क्रिकेटर की जिंदगी क्या बढ़िया, पैसा ही पैसा, क्या लेविश लाइफ, लेकिन उनके पीछे का जो दर्द है वो उन्हीं को पता है। कोई दर्द नहीं है। ये कौन है? दुर्गेश नहीं। चले आगे, नेक्स्ट लिखो, तीसरा, समय नहीं है भैया। लिखिए तीसरा नंबर पे, ये लैम्डा काटा हुआ बराबर लैम्डा पूरे का, समझ गए ना इसका मतलब? तो लिखिए तीसरा अब, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। देखिए इनफाइनाइटली वायर कभी लिखा हुआ शायद ना मिले, आपके लिए क्या लिखा हुआ मिलेगा? लॉन्ग का मतलब ये आपको क्या मानना है? वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग। इसका कोई डेरिवेशन अभी सिलेबस में नहीं है, अभी 3 दिन बाद आ जाएगा सिलेबस में। अबे मतलब गॉस लॉ से करेंगे। हाँ जी बताइए कैसे बनाएंगे? देखो, एक ये हमारे पास इन्फिनिटी लेंथ वायर है, ऐसे मैंने दिखाया, क्या डिफाइन है इसकी? लेमडा, क्योंकि वायर में भी क्या आएगी? लेमडा। इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पी पॉइंट है, इस पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे निकालें, देखिए ध्यान से, वही लॉजिक सोचो, कोई एक एलिमेंट यहां से लेता तो उसकी वजह से कहां था? इधर। और इनफाइनाइट का मतलब जैसा ऊपर उतना ही, तो एक इधर वाले का इधर, तो वर्टिकल वाले साफ, नेट कहां मिलेगा? इधर ही मिलेगा। और वो कितना मिलता है याद रखो, 2k लेमडा बाय आर। यहां पर ये आर क्या है? डिस्टेंस। के क्या है? 9 × 10⁹ और लेमडा क्या है इसकी? चार्ज डेंसिटी। खत्म, इतना से फॉर्मूला है। ध्यान रहे दोनों में फर्क समझना। आर्क में क्या फॉर्मूला था? 2k लेमडा, यहां पर ये आर क्या थी? रेडियस, और साइन α/2। और जो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है इसमें 2k लेमडा बाय आर, ये आर डिस्टेंस है। अगर ये एक्स हो जाता तो यहां पर एक्स हो जाता। ये लैम्डा डेंसिटी है। इससे 2r डिस्टेंस पर एक और वायर है,
ये माइनस लैम्डा का है, मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। जीरो आएगी, जीरो आएगी। अब है मिड पॉइंट पर, इसकी वजह से कहाँ आएगी, इधर, और इसकी वजह से भी इधर ही तो आएगी, माइनस है ये, ऐड हो जाएगा, क्या आएगी, 2 ही हो जाएगी, तो 4k लैम्डा बाय आर। नहीं नहीं, बनाया है ना डायग्राम में, सेपरेशन का मिड पॉइंट है। ऐसे तो कोई मिड पॉइंट का मतलब ही नहीं हुआ, इनफाइनाइट का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा। भाई सिंपल सी बात है, कैसे करते हैं इसको, इसकी वजह से फील्ड कहाँ था, बाहर, और लेट सपोज इसे क्या मान लेते हैं, ई, क्योंकि दूरी इसके लिए कितनी आएगी, आर, और इसके लिए भी आर, तो इसका फील्ड भी कहाँ आएगा, इधर ही आएगा, क्योंकि माइनस का लैम्डा तो इधर ही हो गया। तो नेट ई जो आएगी वो कितनी हो जाएगी, 2e, और ई की वैल्यू 2 × 2 k लैम्डा बाय आर, तो आंसर 4k लैम्डा बाय आर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, two long parallel wires to TWO, दिख रहा है क्या, टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। अब देखो लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट, तो लॉन्ग पे गोला लगा के क्या लगना, इनफाइनाइट, हमें इनफाइनाइट का पता लॉन्ग से लगाना है। टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, two long parallel wires separated by distance d, small d, having charge density, lambda 1 and lambda 2 respectively, having charge density lambda 1 and lambda 2 respectively, then calculate the electric force per unit length, then calculate the electric force per unit length, calculate electric force per unit length, on any of the wire, किसी भी एक वायर पर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। मतलब सवाल कह रहा है कि दो पैरेलल वायर है, मान लो एक लैम्डा 1 है और दूसरा भी एक पैरेलल वायर है जिसकी डेंसिटी लैम्डा 2 इनफाइनाइट है। हाँ, इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है।
अब किसी भी एक पर क्या निकालना है? फोर्स। अच्छा, किसी एक पर फोर्स निकालेंगे तो उस लोकेशन पर दूसरे का क्या होगा? फील्ड। अब करो कोशिश। भाई मान लो आप इस जगह फोर्स निकाल, इस वायर पे फोर्स निकालोगे, तो इस वायर पे फोर्स कैसे लिखोगे? Q इंटू ई। अब ई कौन सा होगा? इसका खुद का कि इसका? इसका। बस। देखो, मान लो अपन इस वायर पर निकाल रहे हैं, लेट ऑन वायर लेट ऑन वायर, लेट ऑन वायर 2, इसको वायर 2 नाम दे, इसको वायर 1। तो उसमें फोर्स कैसे लिखोगे? फोर्स वायर 2 पे, उसका चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसका आएगा? 1 का। क्यों? क्योंकि इस पर फोर्स इसके खुद के फील्ड की वजह से नहीं लगेगा। खुद पर खुद के फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं लगता। बताई थी मैंने ये बात। खुद पर खुद के फील्ड से कोई फोर्स नहीं लगता। तो अगर मैं यहां पर फोर्स निकालूंगा तो मैं लिखूंगा Q2 इंटू इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा अगर ये पैरेलल लॉन्ग वायर है तो 2k लैम्डा 1 बाय डी। मगर मुझे इसका चार्ज नहीं पता है। वो कहता है मत पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसे पूछा भी क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये क्या है? फोर्स। अब मुझे क्या निकालना है? फोर्स अपॉन लेंथ। तो इसको लेंथ से डिवाइड करो, तो Q2 इंटू 2k लैम्डा 1 बाय डी, और अपॉन में लेंथ। अब अगर देखो तो Q2 बाई लेंथ क्या हो गया? लैम्डा 2। क्या हो गया? लैम्डा 2। तो आंसर 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइड बाय डी। नहीं आया। अब कोई बालक मुझसे कहा कि सर आपने तो लैम्डा 2 पे निकाला फोर्स, लैम्डा 1 पे निकालेंगे तो भी सेम। कैसे? अरे दोनों आ रही है ना प्रोडक्ट में। लैम्डा 1 पे अगर आप निकालते तो कैसे करते? इस पर निकालना है तो इसका तो चार्ज और इसका फील्ड, तो इसका फील्ड लिखते हैं यहां पर, तो वो क्या होता? 2k लैम्डा 2 बाय डी, और इसका जब चार्ज Q1 लिखा और उसको लेंथ से डिवाइड करते तो क्या बन जाता? लैम्डा 1 बन जाता। नहीं आया। गुटकू खड़ा हो, तू पढ़ क्यों नहीं रहा? अभी नहीं, घर पे। क्यों? अभी तू जैसे 11th में पढ़ता था वैसे तू अभी नहीं पढ़ता बेटा? पढ़ाई तूने छोड़ दी कि पिछड़ गया है? क्या हुआ है? समझ में नहीं आए तो फिर वो कैसे करेगा उसको? तो बेटा स्टार्टिंग ही तेरे को नहीं आया है, कोई बात नहीं, पर स्टार्टिंग का तो अभी कोई यूज भी नहीं है ना? मेरे से पूछ, डाउट है, क्योंकि तू 11th में बहुत अच्छे से आंसर लाता था, करता था। मैं वही एफर्ट चाहता हूं। अगर आप नहीं लगा पा रहे तो मुझसे मिलिए, पूछिए ना भाई। इसको तो मैं मालूम है देखता हूं इसलिए मेरे को याद आ गया, हर किसी का थोड़ी याद है। तो आप बताओ तो सही ना मुझे परेशानी क्या है? छुपाने से परेशानी थोड़ी सी हल हो जाएगी, या फिर ये सोचो कि सब मास्टर बुरा लगेगा। बुरा अच्छा क्या है? रिश्ता बनाने थोड़ी आया हो मेरे से। इसलिए बेझिझक जो परेशानी हो मुझे बताओ, समाधान मैं जरूर बताऊंगा। अगर मुझसे होगा तो मैं करूंगा, किसी और से होगा तो किसी और को बताऊंगा। सॉल्यूशन पे काम करो भाई। हाँ बेटा। हाँ, नहीं नहीं, जैसे इस पे फोर्स निकालना है। अब हम जानते हैं फोर्स क्या होता है? Q इंटू ई। अब इस लोकेशन पर ई किसका होगा? इसका खुद का तो नहीं हो सकता।
मतलब होगा तो सही इसका भी, लेकिन इसकी वजह से इस पर खुद पर फोर्स नहीं लगे। तो इस पर अगर फोर्स निकालना है तो फील्ड तो किसी और का लेना पड़ेगा, और कोई और है कौन? वायर वन। हाँ, अगर मैं बोलता कि 3 वायर होते, जैसे एक सवाल पहले भी मैं कराते थे, मिल जाएंगे किताबों में भी, ये 3 होते अब, और मैं बोलता इस पर फोर्स निकालो, तो इस पर फील्ड इसका भी आएगा और इसका भी आएगा, दोनों का फील्ड निकाल के इनटू क्यू कर देंगे। तो भैया जी क्या खत्म हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पूरे इस चैप्टर का पार्ट 1। मतलब क्या सर? कभी मैं आपसे बोलूंगा जब आगे जाके वन चैप्टर पढ़ेंगे करंट की, यार कल इलेक्ट्रोस्टैटिक को पार्ट 1 तक रिवाइज करके आ जा, तो यहां तक रिवाइज करना है। अब जितने पन्ने आपने लिखे हैं उतने ही पन्ने और लिखेंगे तो चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 2 ही पार्ट है, तो 14 लगे, 14-15 और लगेंगे। अब 14-15 में रिदम, जैसे आप भी, आपका 2 दिन से मैं देख रहा हूँ रिदम बन रहा है, क्योंकि पहलानी चीज कुछ काम नहीं आ रही, बस यही चीज है, ये फॉर्मूला बिल्कुल फॉर्मूले आएंगे। मैंने कहा ना 22-23 फॉर्मूलों पे इस चैप्टर ना जाने कब खत्म हो जाए। कुछ समझ में आया? लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि जैसे 2 दिन का हो जाए उसे रिवाइज करना शुरू करो। मैं वो समय समय वो फाइल भी डालता रहूंगा, जब मैंने वो पार्ट 1 डाली थी, उससे बहुत फायदा होगा भैया आपको। एक एक चीज आपके हाथों की लिखी हुई है, मेरे द्वारा बनाई गई है, तो मेरे को पता है कि मैंने आपको क्या लिखाया है। जनरली क्या होता है, नोट्स, शॉर्ट नोट्स किसी और के होते हैं और अपने कंप्लीट नोट्स किसी और के होते हैं, तो वो सिंक ही नहीं हो पाते। लेकिन जब आप एक ही फैकल्टी से शॉर्ट नोट पढ़ रहे हो, उसी से ही आपने पढ़ा हुआ है, तो उसको खुद को पता है ना कि उसने कॉपी में क्या लिखा है। बोलो। चलिए, तो हेडिंग लिखिए, एक दो सवाल और कराए थे, मतलब इस पे बेस नहीं है, अलग हेडिंग पे ही है। ये तो खत्म हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज। इसका अभी वायर का डेरिवेशन नहीं हुआ है, ध्यान रखना, वो आगे होगा। हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। चार्ट बना लो, वो वही है वापस जो अभी मैंने बताई। चार्ज डेंसिटी कितनी होती है? 3। तो पहली तो क्या हो जाएगी? लैम्डा। लैम्डा को क्या बोलते हैं? लीनियर मास डेंसिटी। कब बोलते हैं? जब सेंटर ऑफ मास पड़ा था। तो यहां पे क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लैम्डा डिफाइन कैसे होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा को क्या लिख सकते हैं अपन? Q बाय एल, या छोटा q बाय छोटा एल। एग्जाम्पल, कहां कहां चार्ज डिफाइन होगा लेंथ वाला? एक तो रिंग होती तो, वायर, बहुत बढ़िया, आर्क, इन सब में नहीं, डिस्क में किस में होगा? एरिया में। डिस्क में पूरा चार्ज किस में फैला होगा? अच्छा, इस रूम में चार्ज किस में होगा? सरफेस में। सरफेस पे हवा में चार्ज कैसे रुकेगा? हाँ, कंडक्टर होता तो नहीं रुकेगा, नॉन कंडक्टर होगा तो हो सकता है। अरे ये होलो है ना, समझ रहे हो? इस पन्ने पे, मैं बोलूं इस बोर्ड पर, खाली बोर्ड की ये सरफेस देखो, मोटाई मत देखो, किसमें चार्ज? सरफेस पे। समझे? तो बस, दूसरा कौन सा आएगा? तो कभी मुझे मान लो डी क्यू गायब करना पड़े इंटीग्रेशन में, तो क्या लिखूंगा मैं? लैम्डा इंटू डीएल या लैम्डा इंटू डीएक्स। ये मैंने बिल्कुल आपको सेंटर मास में पढ़ाया था। एक मास्टर पढ़ने के फायदे यही है बेटा जो तुम उठा रहे हो। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल वही चीजें जो मैंने पहले पढ़ाई हैं। इसको शॉर्ट में और बोलते हैं क्या किताब है? एलसीडी। इसको एससीडी। कैसा डिफाइन होगी ये बता? सिग्मा बराबर चार्ज पर यूनिट एरिया। पूरे के लिए तो हो जाएगी क्यू बाय ए, और छोटे के लिए डी क्यू बाय डी ए। तो कभी डी क्यू निकालना हो तो
सिग्मा इंटू डी ए। किसके लिए आएगी ये? प्लेनर ऑब्जेक्ट्स के लिए, जिसमें भी क्या होगा, एरिया। कौन कौन है? डिस्क, प्लेट, अरे बोलो, इनके लिए क्या होगा, ये एरिया होगा। तीसरा हो जाएगा रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वीसीडी। तो रो तो हम जानते ही हैं, चार्ज बाय वॉल्यूम। तो रो बराबर क्यू बाय वी, छोटे के लिए टी क्यू बाय टी बी। तो कभी डी क्यू लिखना होता तो रो इंटू डी वी। अब देखिए क्वेश्चन कैसे मिलते हैं इसमें। जैसे हम जानते हैं कभी कभी क्या होता है, वो हमसे पूछता है कि टोटल चार्ज कितना होगा। तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे? पहले क्या निकाल लेंगे, डी क्यू, और फिर डी क्यू क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। सवाल लिखिए पहला, अ थिन रॉड, ये नोट कर रहे हो क्या? कर लो। A thin rod of length रॉड के लिए क्या डिफाइन होगा, तो लिख दो यहां पर, रॉड वाला एग्जांपल और लिख दो इसमें। रॉड किस में आएगी, रॉड का मतलब पतला वायर ही तो हो गया। अ थिन रॉड of length capital L placed along x-axis, placed along x-axis such that, placed along x-axis such that its one end is at the origin, its one end is at the origin, इस तरीके से इसका एक एंड origin पे है। It has LCD, LCD समझ रहे हो,
इट हैज एलसीडी लैम्डा बराबर, ये लिख रहा, लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट एक्स, ये लिख रही, वेयर लैम्डा नॉट क्या है, कांस्टेंट। ये एक हमारे पास रॉड है, इस पर चार्ज निकालना है। अब क्या लिखा अपन ने, कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन इट, कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन इट, इस पर टोटल चार्ज कितना होगा, इस पर टोटल चार्ज कितना होगा। अब अपन इसको ऐसे नहीं कर सकते कि सर जी क्यू टोटल पूछ रहा है, तो क्या कर दूं भाई, हम जानते हैं लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू बाई एल। लैम्डा कितना है, लैम्डा नॉट एक्स, इनटू का कर दो एल। अरे भैया ये एक्स क्या है, वेरिएबल। तो जैसे मतलब समझे, इसका इसका मतलब ये हुआ मबुआ कि अगर यहां से इतना आगे गया तो एक्स इतना है, तो लैम्डा कुछ और है, यहां गए तो लैम्डा कुछ और, तो लैम्डा लगातार क्या कर रहा है, चेंज। तो अभी तो चार्ज निकालना है। ऐसा समझ कि एक रॉड है मेरे पास जिसमें आगे 1 किलो मास है, आगे जाके 2 किलो, मतलब बैट होता ना, क्रिकेट बैट, वो देखो नीचे भारी होता है और ऊपर हल्का होता है, ऐसे नॉन यूनिफॉर्म है। तो पहले लिखना हेयर लैम्डा सॉल्यूशन में, हेयर लैम्डा इज नॉन यूनिफॉर्म, और लैम्डा नॉन यूनिफॉर्म होगी तो याद रखिए हमेशा आपको चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन शुरू कर देते हैं, 0 से लेके एल लेंथ तक, और 0 से लेके चार्ज कितना मान लिया, क्यू। तो ये आ जाएगा 0 से क्यू डी क्यू, और लेमडा की जगह लेमडा नॉट एक्स डी एक्स, और लिमिट 0 से एल, ये क्या बन गया, क्यू बराबर लेमडा नॉट तो कांस्टेंट था, और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से एल। तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी, लेमडा नॉट बाई 2, और अंदर क्या रहेगा, एल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, टोटल चार्ज। पूछ ले भैया, पूछ ले पूछ। लिमिट एक्स की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से एल तक। बिल्कुल वही है, 11वीं के मास्टर से पढ़ने का और 11वीं में अच्छे पढ़ने का यही तो फायदा है। बच्चा क्या बोलता था हमसे, तो बोलता आके सर पैर छू के, सर 12वीं में सब समझ में आ रहा है, 12वीं आसान है। मतलब वही कहना चाह रहा है कि मास्टर आपने 11वीं जो पढ़ाया वो मजा नहीं आया, 12वीं में जो मास्टर पढ़ा रहा है वो समझ में आ रहा है। तुम तो ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम्हारा तो 11वीं 12वीं का मास्टर ही क्या है, सेम। क्योंकि आप समझो ना, ये सब चीजें आप कहां पढ़ चुके हो, 11वीं में। अब एक बार सुनी हुई होती है, दूसरी बार सुनने में वो नई नहीं लगती है। अब इसी में टाइम पास करता रहूं, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर, जो 11वीं में थे अपन ने ऐसे तो टाइम पास किया है। एक बना दू ए प्लस बी एक्स, ये सवाल भी है, याद कर सेंट्रोमास की एलपी में, ए प्लस बी एक्स या ए एक्स प्लस बी, क्या करो इसका इंटीग्रेशन। हेलो, तो मैं वो टाइम पास नहीं कर रहा हूं, एक एक करा रहा हूं, वैसे एक लेंथ का, एक एरिया का, और एक वॉल्यूम का। अगला लिखो, अ डिस्क हैज, डिस्क, अ डिस्क हैज, डिस्क के लिए क्या होगी, तो क्या बोलूंगा, एससीडी,
क्या बोलूंगा? एससीडी। लिखो अ डिस्क हैज एससीडी। एससीडी मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। वेयर sigma naught is a constant, capital R is radius, and small r is radial distance measured from center outwards. Calculate total charge. अब देखो सवाल क्या कह रहा है। एक डिस्क है, इसमें चार्ज निकालना है। अब सिग्मा जो है वो लगातार क्या कर रही है? आर के साथ चेंज। आर क्या है? छोटा आर, सेंटर से डिस्टेंस। सो सेंटर से जब इतनी छोटी सी डिस्क लोगे तो सिग्मा अलग है, क्योंकि छोटी डिस्टेंस क्या मानी है? आर। क्या नाम लिखा है? रेडियल डिस्टेंस मेजर्ड आउटवर्ड्स। जैसे जैसे आर बढ़ेगी वैसे वैसे सिग्मा बढ़ेगी, तो चार्ज बढ़ेगा। तो सिग्मा यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म। तो कैसे करते हैं इंडिकेशन? कैसे करेंगे? यहां से आर दूरी पर जाके क्या मान लो, एक छोटी सी रिंग। सोचिए छोटी छोटी रिंग बना बना के तो क्या बनेगा? डिस्क। प्याज देखा? प्याज, प्याज की एक स्लाइस देखिए, छोटी छोटी स्लाइस को मिलाता जाए तो वो एक प्याज बन जाता है पूरा। और एक प्याज की कटिंग की स्ट्रिप होती है, उसमें ऐसे नहीं होती। तो सोच ये क्या है? रिंग। ऐसे सारे रिंगों को जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगी? डिस्क। प्याज दिख रहा है तुमको? वो उसको थोड़ा हेलिकल या स्पाइरल का काम करेगा वो। आदमी की सोच वैसी ही चलती है, इसकी सोच मच्छर पे आई। अरे वो नहीं आती पहले गांव गरीबों में वो कचुआ छाप, पर वो थोड़ा हेलिकल का सा फील दे रही है ना। हाँ, समझ गए ना तुम? मॉर्टिन? अरे मॉर्टिन रेड किलर, मॉर्टिन की थोड़ी आती है वो तो वैसी कचो छाप के नाम से मिलती है, 15 की 5। हम तो हॉस्टलों में पहले पढ़ते थे जब रूमों में यही लगाते थे कचो छाप। हालांकि बहुत जहरीली होती है वो, खैर। आजकल लेकिन जो नए मच्छर पैदा हो रहे हैं वो इम्यून हो रहे हैं उसी से। आपने को ना आजकल अलाउटी काम नहीं कर रही, तो उसके पीछे साइंस का तुम तो सोचते हो, हम उसके बारे में पढ़ते भी हैं। साइंस में जो ये अलाउट के जो आविष्कारक है उन्हें पता है, तभी तो नए नए फॉर्मूला आते हैं। एक्टिव, डबल एक्टिव, सुपर एक्टिव, क्योंकि उनको पता है कि मच्छर जो अभी पैदा हो रहे हैं वो सब इम्यून है किसके? अलाउट के। अलाउट में ही ऊपर बैठ रहे हैं। आजा। हाँ भाई, रियली में ऑल आउट के ऊपर ही मच्छर बैठता है आजकल, प्रो लेवल है। क्यों? इम्यून है, उसके बाप दादा मर चुके हैं तो उसके अंदर वो आ चुका है इम्यून। अरे अपने नहीं बोलता कि अपन कितनी सारी बीमारियों के लिए अभी इम्यून है, क्योंकि जो आदि मानव थे उनके एक पीढ़ी में वो उसका इम्यून सिस्टम आया।
फिर दूसरी में आया, तीसरी में आया, चौथी में आया। अब इतनी पीढ़ियों के बाद बॉडी क्या हो गई उसके, इम्यून। इसे तो क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। तो मच्छरों में भी नहीं होता कि इवोल्यूशन, बिल्कुल होता। खैर, अरे नए 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 जो बनते हैं वो एंटीबायोटिक्स क्यों बनती है? क्योंकि एंटीबायोटिक्स से भी तो वो अंदर के बैक्टीरिया भी क्या है, इम्यून। लिया। अब डोलो खाओ, डोलो का मेरे तो जैसे मेरी डोलो काम ही नहीं करती, क्योंकि कोविड के टाइम पे इतना डोलो खा लिया कि डोलो तो उनके लिए अब क्या है, मीठी गोली। डोलो क्या है, डोलो प्लास्टिक की। अच्छा बस, चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या करें, 8 दूरी पर जाके एक नन्ही सी क्या मान ली, रिंग। और नन्ना क्यों बोल रहा हूं इसको, क्योंकि ये इतनी पतली मानेंगे, इसे इसकी मोटाई कितनी मानी, डीआर। इसकी मोटाई क्या मानी, डीआर। अच्छा डीआर बहुत बड़ा कि बहुत छोटा, बहुत छोटी मोटाई मानेंगे, क्योंकि ज्यादा मोटाई मान लेंगे तो वापस सिग्मा क्या हो जाएगी, चेंज। तो इसकी मोटाई इतनी छोटी मानेंगे, इतनी कम पतली मानेंगे इसको, कि इसमें सिग्मा क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इस छोटी सी के लिए क्या लिखोगे, चार्ज डी क्यू। क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू इस छोटे से का एरिया। और क्या कर दोगे इसको, इंटीग्रेशन। अब इस छोटे का एरिया कैसे निकालू, सो इसे काटने किच, इसे काटे तो इसकी लेंथ कितनी बनी, 2 पाई आर, और इसकी मोटाई dx। अरे ये इसको देखिए, इसको यहां से काट के अच्छी से, तो ये ऐसे दिखेगा। इसकी लंबाई 2 पाई आर, और इसकी मोटाई dx। एक एक चीज समझा दूंगा भाई साहब। तो छोटा सा एरिया क्या होगा, वही रेक्टेंगल तो हो गया। तो क्या होगा, 2 पाई, ऐसे का मान लो डी आर। क्यों मान रहे डी आर को, ये आर है तो ये भी डी आर। अगर ये एक्स होता तो डी एक्स। तो बता भैया, चार जीरो से लेके क्यू लगाओ, इंटीग्रेशन जीरो से क्यू डी क्यू। अभी नहीं कर रहा इंटीग्रेट, सिग्मा की वैल्यू सिग्मा नॉट आर बाय आर, और एरिया की वैल्यू 2 पाई आर इंटू डी आर। इंटीग्रेशन वेरिएबल कौन है, आर। कहां से कहां तक, जीरो से कैपिटल आर। तुम सॉल्व करो। तेरी आज पहली क्लास है, तो शाम सुबह वाले में क्यों नहीं आ रहा, एक्सेल 3 में, नए वाले में है, 3 वाले ही है। तो 3 में आ जाना, ये तो बोल रहा हूँ, शाम वाला। चाकू समझ में नहीं आया, अच्छा वो तो आ ही जाएगा। वो तो भगवान अपने आप मुझे एक दिन ज्ञान देगा, और मुझे एक बार सब आ ही जाएगा। नेक्स्ट सॉल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर।
एक मिनट रुक जा। हाँ भाई बताओ, ये पूछ रहा है एरिया कैसे लिखा। किसका एरिया है ये? बहुत बढ़िया, ये नया है। देखो ये कितना है, इसको ऐसे गोल है ना ये गोल की ये और मोटाई कितनी है डी आर। मैंने इसको खोल दिया, खोल दिया, यहां से पकड़ के कैंची से लगा दी। सुन ये यूं था ना, इसे यहां से क्या लगा दी, कैंची। अब कैंची लगा के इसको यूं फोल्ड करूंगा तो कितनी लेंथ हुई, 2 पाई आर। और इसकी मोटाई क्या है, डी एक्स। तो ये रेक्टेंगल क्या बना, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 पाई आर इंटू डी आर। अरे आंसर निकालो दोस्तों, तुमने भी यहां तक ही सॉल्व करके छोड़ गए। अरे आगे सॉल्व करना था। क्या आएगा, बाहर लो, तो Q बराबर सिग्मा नॉट बाय आर इंटू 2 पाई, तो बाहर आ गया। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब, और 3 कहां लिख दो, नीचे, 0 से लेके आर, एक आर से एक आर साफ, तो 2 सिग्मा नॉट पाई अपॉन 3, और अंदर ऊपर आर स्क्वायर। यार तुम इसमें भी इतना इतना टाइम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा यार। अगला वीसीडी स्फीयर दे रखा है, और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। लिख लिया। तीसरा, अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर whose VCD is, क्वेश्चन ही तो है भाई, whose VCD is रो बराबर रो नॉट आर बाय आर। रो नॉट आर बाय आर। फाइंड टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर, फाइंड टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर। अब स्फीयर में और डिस्क में क्या फर्क है, स्फीयर एक प्लेन में नहीं होगा, एक क्या है, वॉल्यूम है। उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, डिस्क पर सोच, 3D है ना, तो समझना पड़ेगा यार। इसी ये है 3D। क्या ये डिस्क से मिलके बना है, नहीं। क्यों, क्यों डिस्क को आज जोड़ोगे तो एक प्लेन में जुड़ेगी, ये तो ऊपर भी जा रहा है। हाँ डिस्क को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सिलेंडर। समझो मेरी बात, समझना है तो समझाऊं, नहीं तो रटो। समझो पहले कि स्फीयर जो है वो डिस्क से नहीं बन सकता। कारण बताओ, डिस्क एक प्लेन है, उनको जब जोड़ोगे, यूं जोड़ोगे और यूं जोड़ दिया, तो सिलेंडर की लंबाई बनेगी नहीं तो। जबकि इस बॉल में तो क्या है, यूं सोच, यूं, हाँ गोल एंगल भी तो आ रहा है, तो क्या करें। हाँ एक काम कर सकते हैं, क्या, कि ये जो स्फीयर बना होगा, छोटे 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 स्फीयर से मिलके बना होगा। यार उस छोटे से स्फीयर की रेडियस दे रखी है, मतलब सर, मतलब मैं सेंटर से जाता और मैं एक हल्का सा ये स्फीयर मान लेता, स्फीयर ही मानना पड़ेगा मुझे ये भी, और इस स्फीयर की मोटाई क्या मान लेता, डी आर। अरे स्फीयर की मोटाई डी आर। देखो अब ये
मजबूरी क्या है हमारी पूरी सब लोगों की कि हमें 3D भी किस में बनानी पड़ती है, 2D में। तो लगती कैसी है वो, 2D जैसी। तभी तो डायग्राम से हम नहीं समझ सकते केवल। दोबारा समझो, इस डायग्राम से तो हमें यही लग रहा है कि मास्टर मूर्ख बना रहा है। पुराना सवाल और नया ये सवाल सेम ही तो है, क्योंकि यही डिस्क थी और यही, लेकिन शब्द भी तो आपको उसके साथ सिंक करने पड़ेंगे। अब इसको मैं पहले ऐसे बनाने की कोशिश भी करता था, लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है। अब ये क्या है, स्फीयर। इसमें कैसे मानोगे, अब ऐसा ही मैंने क्या मान लिया, स्फीयर मान लिया, छोटा स्फीयर यहीं से। अब समझ में आ रहा है, ये स्फीयर ही तो क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। इसकी आर क्या होती जाएगी, इससे ज्यादा समझदार ये है, ये माना है अपन ने, सेंटर से कितनी दूरी पर, आर। तो इसका क्या, अब इसकी मोटाई क्या मानी स्फीयर की, डी आर। ये इसका डी आर। अच्छा बना दो इसको, सॉल्व करना है ना अब। अच्छा ही था। अब समझ में आ रहा है, ये क्या माना है अपन ने, इसकी रेडियस आर, और ये मोटाई क्या मान ली, डी आर। हाँ तो अब कैसे लिखोगे इसकी, इसके लिए डी क्यू क्या लिखोगे, रो इंटू ये छोटा सा क्या आएगा, वॉल्यूम, क्योंकि सॉलिड है ना ये, तो जो माना गया होगा वो भी क्या माना गया होगा, सॉलिड। कैसे निकालें इसकी वॉल्यूम, अब ये बताओ आप। रो तो क्या है, रो तो निकाल लेंगे, वॉल्यूम क्या लिखोगे, 4 पाई r² इंटू डी आर। अरे एरिया क्या होता है इसका, स्फीयर का, 4 पाई r क्या होता है, 4 पाई r, और मोटाई कितनी है, डी आर, 4 पाई r² इंटू डी आर। वॉल्यूम चाहिए इसलिए क्या करना पड़ रहा है, डी आर, क्योंकि रो के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम। ये क्या आ गया, डी क्यू। आओ इंटीग्रेट करें, रो की वैल्यू रो नॉट आर बाय आर, साथ में 0 से क्यू, 0 से, नहीं कर सकते अब, करो। फोर बाय 3 पाई r³ अब बोल क्या बोल रहा है, 4 बाय 3 पाई r³ किसकी वॉल्यूम होती है, किसकी होती है, पूरे स्फीयर की। यहां पर अपन कैसे बोल सकते हैं कि 4 बाय 3 पाई r³, 4 बाय 3 पाई r³ खुद कैसे आता है, पूरे सॉलिड स्फीयर की। यहां पे क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया कितना आया, 4 पाई r², और मोटाई कितनी है, डी आर। अरे मुझे बता, ये एरिया इंटू ये लेंथ होती है, तो इसकी वॉल्यूम कैसे लिखते हो, एरिया इंटू लेंथ। अगर क्रॉस सेक्शन पता हो तो वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इंटू लेंथ। हाँ, अब स्फीयर में ऐसा क्यों नहीं होता, स्फीयर में हर जगह क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, अलग अलग, लेकिन अपन ने जो ये माना है ये क्रॉस सेक्शन तो क्या है, सेम।
ऐसा होता है, यूं याद रख तो कि स्ट्रिप जो मानेंगे पतला, जो छोटा एलिमेंट मानेंगे उसका वॉल्यूम यही होगा। ये है काम की चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि स्फेयर के लिए वॉल्यूम ये लिखी जाएगी। इसको चाहे यहां पर बॉक्स बना लेना। अरे बोलो, इंडिकेट करो फटाफट, समय नहीं है यार, ये टाइम पास कर रहे हो। क्यू बराबर रो नॉट बाय आर बाहर आ गया, 4 पाई भी बाहर आ गया। ये क्या बनेगा, आर क्यूब। तो आर की पावर 4/4, 4 से 4 क्या आ जाएगा, रो नॉट पाई आर क्यूब। यही तो आएगा। चलिए ये हुए खत्म। अब लिखिए EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहला पन्ना निकालो, पहला पन्ना इलेक्ट्रोस्टैटिक का, पहला पेज। वो लिखा था ना, टेबल ऑफ कंटेंट्स। पहला पेज, अबे आज का नहीं, लेक्चर 1 का पहला पेज। क्या था देखना, गॉस थ्योरम, उसकी भूमिका शुरू हो रही है अब, गॉस थ्योरम। तो आज मैं एक लाइन पढ़ा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये चीज जो है, इसको एक एक प्रॉपर्टीज पे 3-4 बार सवाल आ चुका है बोर्ड्स पे। राइट डाउन 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसलिए इसको बोर्ड की तरह पढ़ना है। तो लिखिए हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज थ्योरेटिकल पॉइंट लिखा रहा हूं, समय नहीं है, कल सारी चीजें समझेंगे। आज केवल लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बी शॉर्ट में EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लिखना, दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय माइकल फेराडे। दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय, अब फेराडे क्यों, तुम लोग फेराडे ही लिखो, फेराडे सामने बताया है। नीचे लिखना, नीचे की लाइन से अब लिख लो बस। आज बोर्ड्स के लिए है ये सब, इस पे लिखना ब्रैकेट में बोर्ड्स। सब में बोर्ड्स लिखा हुआ है जो बोर्ड की हेडिंग है। लिखिए, फील्ड लाइंस, field lines are basically field lines are basically study of electric field. Field lines are basically study of electric field with the help of field lines are basically study of electric field with the help of picture, with the help of picture. नीचे लाइंस लिखो, प्रॉपर्टीज है, न्यू हेडिंग नहीं, इसके अंदर की हेडिंग है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में लिखिए पहला, these are imaginary lines, these are imaginary lines. Second, they starts from the positive charge, they starts from the positive charge and terminate on negative charge. They start from positive charge and terminate on negative charge. अगला, in a charge free region, in a charge free region, these are continuous in nature. In a charge free region, these are continuous in nature. Fourth, for an isolated charge, fourth property, for an isolated charge, field lines are extended, field lines are extended till infinite.
फिल्ड लाइंस आर एक्सटेंडेड टिल इनफाइनाइट। और भी है, 9 पॉइंट है, कल लिखा दूंगा सर। हाँ होमवर्क तो बिल्कुल, एक तो वो ईएलपी है ही, उसका प्रिंट तो कैसे निकालोगे तुम, सुबह निकाल लेना है तो, या फिर उसको ऐसे सॉल्व करना। 21 क्वेश्चन है उसमें, है ना। मैं वो डिस्कस करूंगा भैया, इसलिए बोल रहा हूँ, कल डिस्कस करूंगा उसी को ही। अब मेरे पास टेलीग्राम का चैनल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सब आपकी हेडक है। अब पूरी करनी है 21 क्वेश्चन, उसके अलावा वो दो अपना मॉड्यूल। आज के हिसाब से तो कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा नहीं वैसे। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 10, 13, 13, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 10, 13, 20, 24 दे दिया ना मैंने, 24 दे दिया ना एक्सरसाइज, लिख लो फिर। 24, 29, ठीक, 38, 44, 44, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 25, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 25, बस। उसके अलावा वो 21 क्वेश्चन, हाँ कल ही डिस्कस होगी भैया। ओके बेटा, गुड नाइट। हाँ हाँ आजा, नीचे आ जाना जिसको डाउट हो, डाउट काउंटर पे।